अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। सिंध की तमाम ही अपोजिशन जमातें बल्दियाती कवानीन के खिलाफ एहतजाज कर रही हैं। पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च करेगी और तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी के खिलाफ लॉन्ग मार्च करेगी। मरकज में अपोजिशन जमातें काबिल जिक्र कामयाबी से दूर हैं। अपोजिशन जमातें अवामी तहरीक से ज्यादा अदम एतमाद के सियासी पहलू में दिलचस्पी लेती नजर आती हैं, लेकिन इसके लिए इत्तेहादी जमातों या तहरीक इंसाफ के अंदर से हिमायत नागुज़ीर है। मगर अपोजिशन मतलूबा हिमायत हासिल करती भी नजर नहीं आ रही। PTI अरकान असेंबली में गुस्सा है, नाराजगी भी है, इजहार भी किया जा रहा है, लेकिन ये गुस्सा और नाराजगी हुकूमत के खिलाफ वोटिंग में ट्रांसलेट नहीं हो रही। इस वक्त सब सवाल उठा रहे हैं और इस वक्त सब सवाल की जद में भी हैं, बल्कि ये कहना बेजा नहीं कि इस वक्त निज़ाम ही सवाल की जद में है। एक बहस है जो सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड करती रही कि पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम इस मुल्क के लिए मौजू नहीं। क्या ये कुछ जज्बाती कमेंट्स हैं महज, या फिर इसके पीछे पूरा ही एक डिज़ाइन है? कुछ संजीदा सवालात आज की गुफ्तगू में उठाएंगे। इस मामले पर भी बात करेंगे कि एम्पावर्ड बल्दियाती निज़ाम यानी मकामी हुकूमतों का निज़ाम इस मुल्क में ख्वाब क्यों बन जाता है। इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करें। मेरे साथ जो मेहमान प्रोग्राम में मौजूद हैं, रज़ा रूमी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, अमीर अब्बास साहब प्रोग्राम का हिस्सा है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब प्रोग्राम का हिस्सा है। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अमीर अब्बास साहब, गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा जो कराची में सूरत हाल रही, तमाम ही सियासी जमातों की जानिब से एक दूसरे पर उंगलियां उठाई गईं, इल्ज़ामात लगाए गए, मुंतखब अवामी नुमाइंदे एक दूसरे को लेट डाउन कर रहे हैं। जमात इस्लामी और MQM के ऊपर सईद गनी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्ज़ाम लगाया कि कराची के अस्पतालों पर गैर मकामियों का कब्जा नामंजूर, शहरी इलाकों पर देही इलाकों का कब्जा नामंजूर। अगर ऐसे इल्ज़ामात लग रहे हैं और साथ ही PTI के लीडर की जानिब से पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम लगाया गया कि सिंध को अलहदा करने की ख्वाहिश है या उस तरफ जा रहे हैं, इस तरह के बैनर्स, इस तरह के नारे इलेक्टेड मेंबर्स की जानिब से, पार्लिमानी जमातों की जानिब से कितनी संजीदगी से लेने की जरूरत है इसे? बहुत शुक्रिया आयशा साहबा। देखिए, ये एक दूसरे को लेट डाउन नहीं कर रहे इन इल्जामात से या ऐसी गुफ्तगू से। मेरा ख्याल है कि ये इस पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को लेट डाउन कर रहे हैं, ये इस पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को डिस्क्रेडिट कर रहे हैं। और एक तो इनकी एक दूसरे के बारे में जबान, एक दूसरे के बारे में मुनाफकत, एक दूसरे के बारे में इनके पैमाने, और दूसरी तरफ अगर आप इंतखाबी निज़ाम में जो हमारे सामने रिसेंट 2 ज़िमनी इंतखाब हुए हैं, एक लाहौर में जो मलिक परवेज साहब की नशिस्त खाली होने के बाद हुआ और एक खानेवाल में। अब लाहौर के इंतखाब में आप देखें कि लाहौर पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है, पंजाब का कैपिटल है, हाईली अर्बनाइज्ड सिटी है, जहां का लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है, जहां पॉलिटिकल अवेयरनेस बहुत ज्यादा है। इसके बावजूद आयशा वहां पे जो टर्नओवर रहा है वो सिर्फ 18.5% है, सिर्फ 18.5 और लेस और मोर। आप खानेवाल में चले गए जो उससे चंद दिन के बाद था, अराउंड 30% टर्नओवर। ये है लोगों के अंदर इस सिस्टम के बारे में बढ़ते हुए शुबहात और अदम एतमाद, और वो इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से लोग अब इस सिस्टम को रिजेक्ट कर रहे हैं, डिस्क्रेडिट कर चुके हैं ये सिस्टम। जहां तक कल इन सारी ऑपोजिशन पार्टीज की सिंध हुकूमत के खिलाफ एक एहतजाज या इनका जो डिमांड थी वो लोकल गवर्नमेंट के सिलसिले में है, लेकिन आप देखें कि इसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसको तो ये कतन जेब ही नहीं देता कि वो सिंध हुकूमत के खिलाफ या सिंध असेंबली में होने वाली लोकल गवर्नमेंट की जो कानून साजी है जो हुकूमत की तरफ से हुई उसके ऊपर आवाज उठाए। क्योंकि ये वो जमात है कि ये जैसे ही 2018 में पंजाब में बरसर इक़्तिदार आई, इन्होंने आते साथ लोकल गवर्नमेंट्स जो कि इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट्स थी जो 2015 में मुंतखब हुई, उन पर शब खून मारा, उनको डिक्टेटोरियली उनको मुअत्तल कर दिया इलेक्टेड लोगों। आज अगर इमरान खान साहब को कोई मुअत्तल कर दे बतौर प्राइम मिनिस्टर, कहे कि खान साहब आप घर जाए, तो क्या गुजरेगी उनके दिल की? अगर आप कोई उठे और वो उस्मान बुज़दार साहब को कहे कि आप घर जाए, आप फारेंगे, आप यही हरकत की इमरान खान साहब और उस्मान बुज़दार ने पंजाब की लोकल गवर्नमेंट इलेक्टेड के साथ। और फिर पिछले 3.25 साल से ये मुसलसल कानून बना रहे हैं, हम डिलिमिटेशन कर रहे हैं, हम हल्का बंदियां कर रहे हैं, हम फलाना कर रहे हैं, इसी नॉनसेंस के अंदर इन्होंने 3.25 साल जाया कर दिए। ये है इनका एक तरफ चेहरा पंजाब के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और ये सिंध में जाके पीपल्स पार्टी से कहते हैं कि आप हमें लोकल गवर्नमेंट का अच्छा कानून दे, आप जो है वो सारे इख्तियार प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने पास रखना चाहती है और वो मुकामी हुकूमतों को देना नहीं चाहती। ये वो हिपोक्रेसी है
ये इनके डुअल, इन सबके ये तो एक मैंने आपके सामने एक एग्जांपल तहरीक इंसाफ की रखी, आप पीपल्स पार्टी को उठा के देख लें, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो 2015 में इलेक्शन हुए थे लोकल गवर्नमेंट के, आशा अगर आपको याद हो, तो उससे पहले जो इलेक्शन हुए थे वो 2009 में उनकी मुद्दत खत्म हो गई थी और 2008 में पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन बरसर इक़्तिदार आ गई थी। 2009 में मुंतखब हुकूमतें लोकल गवर्नमेंट खत्म हो गई। इनको चाहिए था दोनों जमातों को ये फिलफौर बगैर किसी फासले के इलेक्शन करवाती, लेकिन उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए और बिलाखिर वो केस सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट को लठ लेकर इनको हाकना पड़ा इन दोनों जमातों को और इनसे कहा कि अगर आप हमें इलेक्शन की डेट नहीं देंगे तो हम चीफ मिनिस्टर को तलब करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। और फिर बाबरे मजबूरी जाके इन्होंने 2015 में इलेक्शन कर। वैलिड पॉइंट्स। मकामी हुकूमतें इसीलिए सवालिया निशान के अदालतों के अहकामात पर ही हम गुज़िश्ता दहाई पूरी में देखते रहे इंतखाब की तरफ जाते हैं। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, जो सिंध का मामला है, शहरी और देही का जो मामला खड़ा हो जाता है, क्या वाकई इस बुनियाद पर या फिर लिसानियत की बुनियाद पर जो एक दूसरे पर ये इल्जामात रखते हैं तकसीम की कोशिश है, या तमाम ही सियासी जमातें ऐसा चाहती हैं, जैसे अमीर साहब भी मेंशन कर रहे हैं, चाहे पंजाब है, चाहे केपीके है, चाहे सिंध, हम सबके तौर तरीके देखें तमाम सियासी जमातों के, उन्हें कंट्रोल चाहिए। अगर सूबे में हुकूमत आ गई तो उनको नीचे फिर लोकल गवर्नमेंट की जरूरत नहीं बच जाती है, तो फिर फर्क तो कोई नहीं कहीं भी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात है कि आप को मालूम है कि सिंध में पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट है उसको तकरीबन 14 साल होने लगे हैं कंटिन्यूसली देयर इन पावर। जब कभी भी उनमें, मैं एक और बात करूं कि जब कभी उन पर कोई प्रेशर डाला जाता है और वो अपने नाराजगी के इजहार कैसे करते हैं कि जनाब वो 71 में क्या हुआ था, जनाब वो सानिया मशरकी पाकिस्तान क्या था, वो उस तरफ चल पड़ते हैं। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ये जायज है जो हो रहा है कि लोकल बॉडीज के ऊपर जो उनका वो डॉक्यूमेंट आया है जिसमें उन्होंने ज्यादा जो कानून पास किया है, ज्यादा इख्तियारात लेने की कोशिश की है, जो लोकल लोग हैं उनकी उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और जमात इस्लामी, पीटीआई और इनके तहारी जो है बिल्कुल ये सही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मुझे तो याद नहीं है कि कभी जमात इस्लामी ने इतना लंबा 17-18 दिन से उनका धरना चल रहा वहां पे कराची में। वो बिल्कुल ये देखें, इसको डिसमिस ना करें कि ये ऐसी कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स, ये सेक के पाकिस्तान का पॉलिटिकल कल्चर है। नहीं, मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ऊपर फिर फाइनली जाके अब लोकल बॉडी, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हो रहे हैं, सूबे करवाना शुरू कर रहे हैं, लेकिन देयर इज अ प्रॉब्लम इन सिंध। और सिंध में ये प्रॉब्लम है कि वहां पे करप्शन को, वो एक अलग इशू है, वो आप छोड़ दें, लेकिन कराची को उन्होंने और हैदराबाद, ये जो इलाके हैं शहर, इनमें इन्होंने डिसोन किया है, पीपल पार्टी की गवर्नमेंट ने डिसोन किया है। आप जुल्म देखें पिछले 14 साल में, कल भी मैंने ट्वीट किया, एक सरकारी एम्बुलेंस ही आ जाती है रेस्क्यू 1122 के तरफ पे नहीं है। ग्रीन लाइन भी चल रही है तो फेडरल गवर्नमेंट बना रही है, वहां पे ग्रीन लाइन चल रही है, फेडरल गवर्नमेंट बना रही है। पानी का मसला उधर का उधर है, सफाई का मसला उधर का उधर है, वो भी फेडरल गवर्नमेंट अब जाके वहां पे काम कर रही है, जो ड्रेन की सफाई है। बिल्कुल वहां पे ये लोकल बॉडीज का जो एक्ट उन्होंने पास किया है, इट इज एंटी पीपल, इट इज एंटी, मैं कहूंगा कि ये अवाम को मजीद कमजोर करने की ये कोशिश है। और कराची पे जो पीपल्स पार्टी, आपको पता है, दे ऑपरेट एज अ माफिया ओवर देयर इन सिंध, और वो अपनी ग्रिप, तो लिहाजा ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं जमहूरी भी है, मैं समझता हूँ हक भी इनका बनता है, और हमारे पॉलिटिकल कल्चर में बिल्कुल ये है भी प्रोटेस्ट। ठीक है फारूक हमीद साहब, अब सवाल को मैं थोड़ा सा रज़ा रूमी साहब आपके लिए बदलूंगी भी इसको, क्योंकि जो अभी ब्रिगेडियर साहब ने बात कर दी है, बल्दियाती कवानीन को लेकर पंजाब में भी ऑपोजिशन के तहफ्फुज़ात हैं। अभी फारूक हमीद साहब ने जैसे कहा कि सिंध में प्रॉब्लम कुछ और है, आज मुराद अली शाह ने भी बात करते हुए गवर्नर राज के लिए बहुत रिक्वायरमेंट्स होते हैं, इस तरह का जुमला भी बोला। अब सवाल आपसे यह है, सिंध में सभी जमातें एहतजाज कर रही हैं, जो बिल लाया गया है लोकल गवर्नमेंट्स के लिए, ये अचानक सब कुछ हो रहा है, सिंध का प्रॉब्लम अचानक से आ गया है, उसको सॉर्ट आउट किसी और तरीके से करना है, या ये तमाम मामले के पीछे कुछ और भी है, कोई और कड़ियां भी हैं? ये समझता हूं कि अभी जो मौजूदा हालात के अंदर जो भी कड़ियां या खिचड़ी पकड़ी हो, उस पर तो बाद में बात करता हूं। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करूंगा आयशा कि ये हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मसला है हमारी सियासी पार्टियों के साथ, कि वो लोकल गवर्नमेंट्स में इंटरेस्टेड नहीं हैं और कमिटेड नहीं हैं। सियासी पार्टियां जो हैं वो सियासत करती हैं फेडरल और सूबों में, वो अपनी हुकूमतें तो बना लेती हैं, उसके बाद वो सूबों के जो इख्तियारात और वसाइल हैं उनको तकसीम नहीं करना चाहती, चाहे ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हो, चाहे ये पीपी हो,
या ये पीटीआई को भी आप देख लीजिए कि जब तक सुप्रीम कोर्ट ने इनको नहीं झंझोड़ा तो इलेक्शन नहीं करवाए गए केपी में। और ये तो वो पार्टी है जिन्होंने वादा किया था अपने ना सिर्फ मैनिफेस्टो में बल्कि तकरीरों में कि ये लोकल गवर्नमेंट चाहते हैं और मुल्क में निज़ाम लाएंगे, इंसाफ को दहलीज पर लेके जाएंगे लोगों की। उसके बावजूद ये हाल था। तो ये पाकिस्तान की सियासत का स्ट्रक्चर ही ऐसा है, अनफॉर्चुनेटली इसको बदलना चाहिए और बदलना होगा। अब रही बात कि अभी क्या हो रहा है, अभी वाकया यूं है कि अभी सारी पार्टियां जो हैं वो किसी भी सूरत पे मकामी हुकूमतों को मजबूत नहीं देखना चाहती, क्योंकि ये इलेक्शन आने वाला है 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर। तो अगर वो 2023 में भी इलेक्शन होना है तो ये जो वसाइल हैं ये वो चाहेंगे कि उनके एमएनएस और एमपीएस और पार्टीज को क्रेडिट मिले, ना कि नई मकामी हुकूमतों को मजबूत किया जाए। इससे मामला वसाइल का होता है, हमेशा माशियात का मसला होता है। और यही वजह है कि आपको ये सिंध की जो अभी जिक्र हो रहा था, या खैबर पख्तूनख्वा का भी अभी वहाँ पे बनी है, पंजाब में अभी थी, आपने देखा पहले उनको मुअत्तल कर दिया गया था, कोर्ट ने बहाल किया, लूली लंगड़ी मकामी हुकूमतें कुछ अरसे के लिए बहाल हो गई और दिसंबर 31 को वो भी लैप्स हो गई। यानी कि अब अमलन वो मौजूद नहीं। अब अगले इलेक्शन कब होते हैं लोकल बॉडीज के, अभी अप्रैल में तो ड्यू है, लेकिन हमें नहीं मालूम। तो मसला यहाँ पे बड़ा गहरा और संगीन है और पाकिस्तान के अवाम के साथ जुल्म और ज्यादती है कि दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क इस वक्त जो है वो उसमें तीसरे टियर की गवर्नमेंट ही नहीं है, और जो इस मुल्क को चलाने वाले हैं खुसूसन सियासी अशराफिया जो हैं वो तो इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है। तारीख देख लीजिए, कितनी अफसोस की बात है कि जब भी फौजी हुकूमतें आती हैं वो लोकल गवर्नमेंट्स लेके आती हैं। जनरल अयूब हों, जनरल ज़िया हो, जनरल मुशर्रफ हों, तीनों ने, और जनरल मुशर्रफ ने बहुत अच्छा ठीक ठाक लोकल बॉडीज़ का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना दिया था। अनफॉर्चुनेटली उसको भी रिवर्स कर दिया गया 2008 से। आप देखें कि एक एक स्टेप बाय स्टेप उसको अंडू किया गया है और अभी भी ओनरशिप नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की सबसे बड़ा ड्राइवर है इस वक्त। शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर इंटरेस्ट ले रही है और इसकी मैं तो समझ रहा हूँ तायीद करनी चाहिए, क्योंकि यही काम होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, वो अवामी मफाद को किस तरह से अप होल्ड करे। तो ये एक बड़ी लंबी चौड़ी और पेचीदा मैं इस लंबी चौड़ी सिचुएशन की तरफ जरूर आऊंगी, क्योंकि ऊपर बात हुई निजाम पर शुबहात की। अभी आपने भी एक जुमला बोल दिया कि पाकिस्तान की सियासत का स्ट्रक्चर ऐसा, इसे बदलना होगा। यहाँ लोग निजाम बदलने की भी बात कर रहे हैं, पर इसके ऊपर आने से पहले छोटा छोटा कमेंट जो पॉलिटिकली हमारे सामने चीजें हो रही हैं। अमीर अब्बास साहब, पीपल्स पार्टी कराची से लॉन्ग मार्च लेकर निकल रही है, पीटीआई वाले घोटकी से कराची उसी तारीख को लेकर निकल रहे हैं। ये सियासी जमातें क्या पॉलिटिकली स्टंट करने ही को निकल रही हैं या कोई और तसादुम का खदशा भी है सड़कों पर? इसमें आप पीडीएम का भी शामिल कर लेना, मार्च जो वो अभी 1 महीने बाद है ना, इनकी तारीख है क्या, वो 23 मार्च को, 27 फरवरी को दोनों। देखिए मेरा ख्याल है इन तीनों को बड़ी जमातों को नजर आ गया है कि ना तो ऑपोजिशन के पास कोई प्लान बी है और हुकूमत तो माशाल्लाह आए रोज, यानी इमरान खान साहब बहुत तेजी से पॉपुलर से अनपॉपुलर लीडर का सफर तय कर रहे हैं, बहुत तेजी से, जिसे आप कहते हैं ना नोज डाइव नीचे जाना, उस तरह इमरान खान साहब का सिलसिला चल रहा है। अब उनको भी पता है कि डिलीवरेंस तो है नहीं, गवर्नेंस तो है नहीं, वादे वो निभा नहीं सके, वफा कर नहीं सके, तब्दीली ला नहीं सके, लोगों की उमंगों और ख्वाहिशात के ऊपर उन्होंने पानी नहीं बल्कि उन्होंने तेजाब छिड़का है। अब उनको भी नजर आ रहा है कि कुछ भी नहीं है, लिहाजा मैदान के अंदर अब सियासत होगी, ये उनके ऊपर गालम गलोच करेंगे, वो इनके ऊपर गालम गलोच करेंगे। अभी ये जो पार्लियामेंट का इजलास जो मिनी बजट के हवाले से हुआ, उसमें भी आपने देखा कि दोबारा से वही असद उमर साहब ने शहबाज शरीफ साहब को कहा कि भी ये चोर है, डाकू है, लुटेरे हैं। उन्होंने इनको कहा, ख्वाजा आसिफ साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने। तो ये उसी एक मनहूस किस्म का एक नैरेटिव जो इस मुल्क में है, सिर्फ नेम एंड शेम का, उसी नैरेटिव में ये अमीर अब्बास साहब, कतई कलामी की माजरत, जब आप इस हुकूमत की कारकर्दगी या फिर वादों को नोज डाइव कहते हैं वो नीचे जा रही है। और अभी जो हालिया इजलास भी हुआ वहां पर खुद उनकी जमात के लोग भी बोले, परवेज खटक भी कोर्ट हुए, नूर आलम साहब असेंबली में खड़े होकर कोर्ट हुए। सो गुस्सा है, इत्तेहादी भी अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, जमात के अंदर से भी इजहार हो रहा है, ऑपोजिशन भी बोल रही है। ये ट्रांसलेट तो कहीं भी नहीं हो रहा। देखिए हुआ ना ट्रांसलेट आशा, 2021 में लगभग 13 या 14 ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं पूरे पाकिस्तान में 2021 में, जिसमें से 12 इलेक्शन या 11 इलेक्शन तहरीक इंसाफ हारी है। दैट इज मोर देन 90%, मोर देन 90%।
और पंजाब के अंदर बदतरीन शिकस्त इनको हुई है ज़िमनी इंतखाबात में। ये नौशहरा की सीट हारे हैं। फिर आप कैंटोनमेंट के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में आप देख लें, पंजाब से फारे, मुल्तान, रावलपिंडी, लाहौर, इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा में। फिर ये जो अभी ज़िमनी इलेक्शन का मरला आया खैबर पख्तूनख्वा में पहला, जिस इमरान खान ने 25 साल मौलाना फजल रहमान को मौलाना डीजल कह कर उसको सरे बाजार बदनाम किया, उसी मौलाना फजल रहमान ने 25 साल के बाद जहां 8.5 साल से इनकी हुकूमत है वहां इनको धोबी पटका लगाया। तो और किसको लिटमस टेस्ट कहते हैं? ये लिटमस टेस्ट ही तो है। ठीक है, इंतखाब भी तो लिटमस टेस्ट। मैं यही पॉइंट ले जाके फारूक हमीद साहब, क्या हुकूमत ओवर कॉन्फिडेंट है? शहबाज गिल आज भी बैठ के शरीफ खानदान के ऊपर ही बात कर रहे हैं, फवाद चौधरी भी उन्हीं पे बात कर रहे हैं, शेख रशीद साहब भी उन्हीं पे बात कर रहे हैं, उनकी सियासत माइनस कर रहे हैं, और वो इस तरह से माइनस कर रही है। सुनिएगा भी, फिर आपसे इस पे सवाल रखती हूँ। शरीफ ने आखिरी ऑफर की है, हाथ फैलाया है 4 की डील उठाने का। ये वादा दिया है कि मरियम भी सियासत नहीं करेगी। अगर आप 4 की डील दे दें हमें, मुझे, मेरे बेटे को, मरियम साहबा को और नवाज शरीफ साहब को बख्श दें, हम लंदन चले जाते हैं सारे। ये जो कहते थे एक पेज फट गया है, वो असल में अब अपने शनाख्ती कार्डों के ऊपर खाली पेज ढूंढ रहे हैं कि वीजा किड़े मुल्क दा लवाना है तो किदों लवाना। फारूक हमीद साहब, ये जिस लिटमस टेस्ट की बात कर रहे हैं अमीर साहब, हुकूमत ओवर कॉन्फिडेंट है, ये इस तरह के बयानात रोजाना देना, कौन किससे बात कर रहा है, कौन डील दे रहा है, कौन ढील दे रहा है, हुकूमत खुद अपने घर को नहीं देख पा रही कि हो क्या रहा है उनके साथ? देखिए, पहली बात है कि अगर गवर्नमेंट के रूलिंग पार्टी के अंदर कुछ लोग हैं अपनी आवाज उठाते हैं, तो यहाँ मैं शेख रशीद से बिल्कुल एग्री करूंगा। माजी में भी ये होता रहा जब ये पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की गवर्नमेंट आई है, कि नॉर्मली हमने देखा है कि चौथे साल में एक ऐसा टाइम आता है जबकि जो इंटरनल आवाजें हैं वो भी सामने आती हैं, और थोड़ा सा जैसे शेख रशीद ने का हल्की फुल्की मौसीकी, ये लाइट, ये इनका टुक टुक चलता है। लेकिन दैट डज नॉट मीन दैट इज दी कि वो पार्टी के अंदर कितनी बड़ी बगावत होगी कि जनाब देखे ना, जहांगीर तरीन का मामला भी आया था, उसने भी बना लिए थे अपने 25-30 लोग अपने हमायती, ये पीटीआई के, किधर गया वो ग्रुप, खत्म हो गया। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये हमारी पॉलिटिक्स में एक वक्त आता है विद इन 5 ईयर्स। फतेह कलामी की माजरत फारूक हमीद साहब, क्या वाकई वो ग्रुप खत्म हो गया है या जरूरत के वक्त वो मौजूद होगा मुकम्मल तौर पे? देखें, अगर वो ग्रुप मौजूद होता या कोई और हमायती होती जहांगीर तरीन के ग्रुप के, तो मुझे बताएं कि 2-3 जो बड़ी क्रूशियल वोटिंग हुई है पिछले चंद महीनों में, तो वो लोग तो इमर्ज नहीं हुए, वो सामने तो नहीं आए। दे साइडेड विद इमरान खान, एक ये बात। और दूसरा ये है कि क्यों इमरान खान की गवर्नमेंट कॉन्फिडेंट है कि वो 5 साल पूरे करेगी। एक तो ये कि पहले वाली जो गवर्नमेंट, उन्होंने भी 5 साल पूरे किए, लेकिन हैविंग सेड दैट, जब भी यहाँ पे क्रूशियल वोटिंग का टाइम, पहले वाली हुकूमतों में वो वजीर आजम 5 साल पूरे नहीं कर पाए, इमरान खान साहब इंशाल्लाह कर लेंगे। मुझे लगता है इसकी इस वजह से कर लेंगे कि देखें, व्हेन इट कम्स टू द क्रंच इन द नेशनल असेंबली और इन द सेनेट, हमने ये देखा है कि इमरान खान के बंदे जो है वो तकरीबन पूरे हो जाते हैं, लेकिन ऑपोजिशन के 15-20 बंदे जो है वो गायब होते हैं। अब कोई कहता है जी उनको कॉल आई है, कोई कहता है किसी को इशारा मिला है कि मत आओ, ये वो व्हाटएवर बी द रीजन। तो यही वजह है कि दे नो कि ऑपोजिशन जो है, एक तो उनके अपने एजेंडा था, बिकॉज डील और ढील वाला मामला जो है, जरदारी साहब कुछ और सोच रहे हैं, नवाज शरीफ कुछ और सोच रहे हैं, फजल रहमान साहब कुछ और सोच रहे हैं, उनकी लॉन्ग मार्च भी अलग-अलग है कि व्हेन इट कम्स टू द फाइनल वोट वो लोग इकट्ठे नहीं होते बल्कि लोग निकल जाते हैं। सो दैट इज वन ऑफ द रीजन व्हाई इज कॉन्फिडेंट। और दूसरी उन्होंने एक बात कह दी कि हाँ 3 महीने इंपॉर्टेंट है। मैं भी कहता हूँ 3 महीने इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि अगर हंगामा है मुल्क में, पीटीआई की लॉन्ग मार्च हुआ, इंटरनल सिंध में पीडीएम की लॉन्ग मार्च, नवाज शरीफ पीएमएलएन जो है इनकी लॉन्ग मार्च फरवरी मार्च। मगर वजीर आजम ने तो बहुत पहले ही कह दिया था 3 माह है में, तब तो पीटीआई का भी लॉन्ग मार्च अनाउंस नहीं हुआ था। उन्होंने किस एंगल से कह दिया था 3 माह में? उनके लिए क्यों अहम थे? मेरा ख्याल उनके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक तो ये है कि देखे ना, ये 3 महीने जाहिर बात है पाकिस्तान में पोलिटिकल गहमा-गहमी एक्टिविटी, और दूसरी ये है कि वो ये सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि तमाम जो वर्ल्ड के इकोनॉमिक सिनेरियो है कि जिस तरह सप्लाई डिमांड के मामला बेहतर हो जाते हैं, ओमिक्रॉन कोविड और बेहतर हो जाता है, तो शायद इन्फ्लेशन ओवरऑल जो इंटरनेशनल है, जो हालात खराब है इकोनॉमी के, इंटरनेशनल इकोनॉमी के, वहां हालात में बेहतरी आएगी तो पाकिस्तान में भी बेहतरी आएगी। तो दैट इज द रीजन दैट ही थिंक दैट द इंडिकेटर्स विल बी सच, होपफुली 3 महीने के बाद हालात, प्राइस कीमतें नीचे आएंगी, इन्फ्लेशन कम होगी। ठीक है फारूक साहब, ये 3 माह वजीर आजम के लिए क्यों अहम है, ये तो 3 माह साथ साथ बताएंगे। रजा रूमी साहब, आपकी तरफ इस तरह से आते हैं कुछ और ऑपोजिशन नहीं सोच रही या वो कुछ स्ट्रेटेजाइज नहीं कर पाते, एक अदम एतमाद का मामला या इन हाउस चेंज, ऑपोजिशन के नंबर पूरे हो तो भी पूरे नहीं रहते, ज्यादा हो तो भी नहीं रहते हैं, और कम तो हो ही हो। ये कहिएगा कि आज भी एक राब्ता हुआ है मौलाना और जरदारी साहब के बीच में,
और ये लोग दोनों पहले कहते रहे कि अदम एतमाद तभी मुमकिन है अगर वहां से गो अहेड हो, यानी कि एस्टैब्लिशमेंट से। क्या लगता है कि इनको पता है और ये कोई ऑप्शन फिलहाल नहीं है, या वाकई के इनके पास नंबर पूरे हो रहे हैं, उस हिसाब से और संजीदगी से इस ऑप्शन को देखा जा रहा है? देखिए आयशा, ये तो बात बड़ी वाज़ेह है कि अपोजिशन जो है इस वक्त उसमें एक इत्तेहाद या मुत्तफिक नज़रिया जो है वो उसकी कमी है, बल्कि वो अनका है। और यही वजह है कि पीडीएम और पीपल्स पार्टी जो हैं दोनों ये बड़े ग्रुप्स जो हैं ये मुख्तलिफ लाइंस पर सोचते रहे हैं, मुख्तलिफ हिकमत अमली रही है, इसी वजह से ये कहीं नहीं पहुंच पाए और अभी भी इनका यही हाल है। और अभी तो जो सबसे बड़ा मसला ये है कि जो आपने जिक्र किया तहरीक अदम एतमाद जो है वो अगर आएगी तो वो कौन वज़ीर आज़म होगा, कौन सी पार्टी उसको फील्ड करेगी, और वो आगे का जो मंजरनामा अगर वो कामयाब हो जाती है जो तहरीक अदम एतमाद, वो आगे का मंजरनामा क्या होगा। और सबसे अहम चीज़ ये है कि क्या ग्रीन सिग्नल मिल गया है तहरीक अदम एतमाद को लॉन्च करने का? वो नहीं मिला ग्रीन सिग्नल, और यही वजह है। तभी शेख रशीद साहब ने दावा किया कि अदम एतमाद लाए तो अब 12 नहीं 26 कम हो जाएंगे इनके। जी देखिए, वो तो उन्होंने दावा तो किया, आपको पता ना बड़कें तो मारती है हुकूमत कोई भी हो। लेकिन वाकया यूं है कि इस वक्त जो है वो 3 महीने का आपने जिक्र किया, इस वक्त बड़ा क्रिटिकल टाइम है, क्योंकि ये कामयाब भी हो सकती है तरीके अदम एतमाद, क्योंकि एक तो जो लोगों में इस वक्त बेचैनी और इज़्तिराब है माशी हालात पर और महंगाई पर, वो फील्ड में ग्राउंड पर एक बड़ी अच्छी जो है एनवायरनमेंट मुहैया करता है अपोजिशन को। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान में ये जो साल है 2022, ये बड़ा अहम साल है तकर्रियों और तैनातियों और ट्रांसफ़र्स के हवाले से। अब आप समझ ही गई होंगी और नाजरीन भी समझते हैं कि मैं किसका जिक्र कर रहा हूँ। और ये मामला जो है ये इससे भी जुड़ा हुआ है, और ये वाला जो मामला है ये भी अगले 3 महीने में कहीं ना कहीं जो जिसे पंजाबी में कहते हैं हन्ने बनने लग जाएगा कि क्या होगा। ये भी फैसला अगले 1-2 महीने में उभर कर शायद सामने आ जाए, और ये सारी सियासत इस वक्त जो है वो इसके ऊपर मुर्तकिज़ है। यही वजह है कि इस वक्त खान साहब के लिए भी ये टेस्ट है कि किस तरह से ये सर्वाइव कहते हैं कि इट्स टू अर्ली कि इसके ऊपर बात की जाए, बहुत टाइम है, सुकून से हो जाएगा, काहे की परेशानी। उन्होंने आपके ख्याल में उन्होंने इसी रेफरेंस में 3 माह का जिक्र किया है? देखिए आयशा, मैं आपके सिर्फ वो एक मामला नहीं है, उससे जुड़े और भी बहुत सारे मामलात हैं, और वो सारे उनको भी तय होना है। और खान साहब अगर उन मामलात में अपने आप को असर्ट करके ये टाइम निकाल लेते हैं तो फिर वो अपनी टर्म पूरी करेंगे। लेकिन अगर वो ये मामला नहीं तय कर पाते और वो उससे पहले ही कोई तरीके एतमाद हो जाती है तो यकीन जानिए इस वक्त उसकी कामयाबी के चांसेस ज़्यादा हैं। और यही वजह खान साहब को भी समझ आ गई है, पैनिक है। आपने खुद पीटीआई के अंदर जो आवाज़ें आ रही हैं उनका जिक्र किया, डेसेंट की और मिनी बगावत की। ये बातें कौन फ्लोर ऑफ द असेंबली पे कोई बताइए कि अपनी ही पार्टी का एमएनए जो है वो फ्लोर ऑफ द असेंबली पे कहे कि पहली 3 फहरिस्तों में बैठे हुए लोगों के नाम ईसीएल में दाखिल होने चाहिए। ये कोई आम और मामूली बात नहीं है। पाकिस्तान ठीक हो जाएगा, अगली लाइन ये भी है कि पाकिस्तान ठीक हो जाएगा इन सबको अगर ईसीएल में डाल दिया जाएगा। और वाकई हैरान कर देने वाली बात है। इजाजत दीजिएगा एक ब्रेक के लिए रजा रूमी साहब, और जो वो कह रहे हैं कि जमात के अंदर से जो उठ रही हैं, क्या इमरान खान साहब संभाल पाएंगे? कुछ और गुफ्तगू इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। फारूक हमीद साहब, कौमी सलामती पॉलिसी लाई गई है, अपोजिशन ने इस पर मुस्तकिल एतराज़ किया है और उनको लगता है हुकूमती पॉलिसी है। क्या हुकूमत को नहीं चाहिए था कि पार्लियामान की जमातों को ऑन बोर्ड इस मामले पर लिया जाता है, जब ऑलरेडी इतना ज़्यादा इख्तिलाफ और अदम एतमाद एक दूसरे पर मौजूद है? कौमी सलामती पॉलिसी के मामले पर हमारी कोशिश थी कि फारूक हमीद साहब से सवाल रखें, लेकिन साथ ही साथ हुकूमत पर, हुकूमत की जमात के अंदर से खुद उनके अपने पार्लियामेंटेरियंस भी इस वक्त एतराज़ कर रहे हैं। और अभी जो यहाँ भी सवाल उठा कि हुकूमत के खिलाफ अपनी जमात के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं, क्या अपोजिशन के साथ ये आवाज़ें मिल सकेंगी? कितनी संजीदा आवाज़ें हैं, या फिर जैसा कि ऊपर कहा गया कि किसी भी हुकूमत के चौथे साल में जाकर इस तरह की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं? फारूक हमीद साहब, कौमी सलामती पॉलिसी का मामला जब पहले ही पार्लियामान के अंदर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान अदम एतमाद है, बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ है हर मामले को लेकर, लेकिन इतने अहम मामले पर अपोजिशन को लगता है कि ये हुकूमती पॉलिसी है, कौमी सलामती पॉलिसी नहीं। हुकूमत को नहीं चाहिए था कि पार्लियामान को ऑन बोर्ड करती, इन कैमरा कर लेते?
देखिए जिस तरह के हम इंतशार देख रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, जो लड़ाई हुल्लड़बाजी हंगामा मार कुटाई हम देख रहे हैं, ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, जाहिर बात है ये इतना हसास मामला है कि अगर आप ओपनली इसको डिबेट करेंगे तो इसका क्या हशर हो जाएगा। और इसमें आपको पता है कि गवर्नमेंट कह रही है कि 50% जो है वो सीक्रेट मामला जो नहीं किए जा सकते। हाँ, ये हो सकता है कि सेशन हो जाए, जिस में भी कई मरतबा हुआ है कि आप वो पार्लियामेंट्री कमेटी जो है और नेशनल सिक्योरिटी, वहां पे आप अपोजिशन सब सिलेक्टेड लोगों को बुला के उनको ब्रीफ कर दे। हो सकता है वो तो एनएसए साहब कह रहे हैं, मोहित यूसुफ के जी, वो हम करने को तैयार है। तो एक वो तरीका है। और दूसरा ये भी है कि अगली जो भी गवर्नमेंट आती है, अगर वो उसके कोई माइक्रो लेवल पे या कोई मैक्रो लेवल पे कहीं पे वो चेंज करना चाहते हैं तो देयर इज लिबर्टी टू डू इट। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो हम कितने सालों से कह रहे थे, वी नाउ हैव द नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, सिविल मिलिट्री कंसेंसस। और इम्पोर्टेंट चीज ये पॉलिसी में ये है कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ आईनी तरमीम खिलाफी की गई है। तो ये हम कितने अर्से से देख रहे हैं कि बड़ी फ्रिक्शन और एक तनाव चल रहा है सेंटर में, खासकर सिंध के हवाले से कि जनाब ये रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन जो है, एनएफसी अवार्ड हो गया, उसके बाद ये जो प्रोविंसेस को कहा जाता है कि ये जो एक्सटर्नल डेट है इसका बर्डन जो आप भी शेयर करें, ताकि ये तो नहीं ना कि सेंटर जो है वही सारा काम करे। अभी हालात क्या है कि सेंटर हो गया कमजोर जब से ये 18वीं तरमीम टाइप मामला हुए 11 साल पहले, और प्रोविंसेस आर ओवरफ्लोइंग विद मनी एंड दे ओवरफ्लोइंग विद मनी। और हो ये रहा है कि जनाब करप्शन जो है फिर वो जारी बात है अरूज पे चली जाती है, बिलियंस आर बीइंग स्किम्ड ऑफ। हालात ये देखिए कि सिंध में पिछले अपना 14 साल में एक वहां पे एक एम्बुलेंस जो मैं पहले भी कहा था, वो सरकारी एम्बुलेंस जो है वो सिस्टम तक निजाम ऑन ग्राउंड नहीं आ सका। तो ये मुझे लगता है कि ऑल्दो इसके लिए 2/3 अमेंडमेंट और 2/3 मेजोरिटी चाहिए होगी, जो कि डिपेंड करता है। अभी तो इमरान खान के पास नहीं है, लेकिन अगर 2023 में इमरान खान साहब जो है वो वाकई ईवीएम के थ्रू नहायत ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, जिसमें तमाम ये जाली वोट और ये सब फ्रॉड वाले जो मामला हैं ये जब निकल जाते हैं, ही माइट गेट और ही टर्न्स अराउंड द कंट्री इन द जो इकोनॉमिकली हम कह रहे हैं और प्राइस के हवाले से इन्फ्लेशन इन द नेक्स्ट 10 or so। तो फिर अगर फारूक हमीद साहब एक सवाल है कि आप क्या वाकई पेशगोई कर रहे हैं, अगर ईवीएम के थ्रू भी इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान को ही 2/3 मेजोरिटी मिलेगी? आप फोर्सी कर रहे हैं इस बात को? भाई इट इज क्वाइट पॉसिबल। देखिए ना, आप नोट करें जिस तरह के पाकिस्तान के अवाम है, मैं मानता हूं बड़ी महंगाई है, लोग परेशान हैं, मैं भी परेशान हूं, लेकिन आप नोट करें कि पाकिस्तान के अवाम जब इमरान खान की बात आती है दे आर नॉट रेडी टू कम आउट। अभी देख लेंगे ये जो लॉन्ग मार्चेज होती हैं कि अपना पीपल्स पार्टी को पीडीएम की क्या होता है, और ठीक है उनके पार्टी वर्कर तो होंगे, लेकिन आम आदमी अभी भी कहता है कि जनाब हमें कम से कम ये तसल्ली है कि ईमानदार आदमी उधर बैठा हुआ है जिसको अपनी जेब की फिक्र अब नहीं है, जिसको बाहर असासों बनाने की फिक्र नहीं है, और वो कम से कम हमारा पैसा बचा के रखेगा। तो वो अलग बात। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपने उठा दिए कि अवाम के साथ जो भी हो रहा है वो आटा बहरान, गंदुम बहरान, चीनी बहरान, इनके माफिया, अभी खाद बहरान, उसका माफिया। रजा रूमी साहब अगर आप सुन रहे हो, फारूक हमीद साहब बात कर रहे हैं आने वाले दिनों में और टाइम में कौमी सलामती पे बात, पॉलिसी पे बात करने के बाद उनका एक बात मैं कह दूं, काइंडली इजाजत दे, फिर प्रोग्राम भी खत्म हो। यहाँ ग्रीन सिग्नल की बात की, और भाई मेरी असेसमेंट है देयर इज गोइंग टू बी नो ग्रीन सिग्नल। अगर ग्रीन सिग्नल होता तो पहले 2-3 जो इंपॉर्टेंट वोट्स आए हैं उसमें जनाब पता नहीं क्या हो गया था। मेरा ख्याल है इमरान खान कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इस वक्त पाकिस्तान में नहीं चाहता कि गवर्नमेंटें बदल रही हैं और जनाब हंगामे हो रहे हैं। नो, हम ये चाहते हैं कि हम ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, हम इससे जल्द अज जल्द जो है वो निकले। और दूसरी बात की कि अगले 3 महीने में शायद कोई फैसला, भाई देखें प्राइम मिनिस्टर, हमें भी पता है कि 27-28 नवंबर को आर्मी चीफ का चेंज होगा, तो फिर छुपी हुई बात थी, सबको पता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का प्रेरोगेटिव है। और मैं आपको ये वैलिड पॉइंट सर, हम उस पे जा ही नहीं रहे, हम तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और अपने पॉलिटिकल सिस्टम पे ही बात करेंगे फिलहाल। रजा रूमी साहब, ये जो अभी इन्होंने बात की 18वीं आईनी तरमीम, और वो फोर्स ही कर रहे हैं कि 2/3 मेजोरिटी मिल सकती है। 2023 के इंतखाब में ईवीएम इलेक्शन होंगे और लोग समझते हैं कि इमरान खान ईमानदार हैं, तो अवाम गुजर रही है मुश्किल वक्त से, लेकिन वो फोर्स ही करते हैं कि वो मिलेगा। सर ऊपर सारी बात हुई, जमात के अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं, ग्रुप्स का भी जिक्र हो रहा है, परवेज खटक साहब का कुछ और हवालों से भी जिक्र हो रहा है। आपके ख्याल में क्या वाकई पीटीआई के अंदर सुकून है, इमरान खान साहब के कंट्रोल में सब कुछ है? अहमद जवाद साहब स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, पंजाब के अंदर भी ग्रुप्स हैं, कराची से भी आवाजें आई हैं, ये सिर्फ दिख रहा है, दर हकीकत ग्राउंड रियलिटी कंट्रोल में है पीटीआई के अंदर सब कुछ? जी, ये मैं आपका सवाल मैं एड्रेस करता हूं, लेकिन पहले जो
ब्रिगेडियर साहब बात करें तो मैं एहतराम के साथ उनसे ये कहना चाहता हूँ कि ये बातें जो हैं ये पीटीआई के अपने एमपीएस और एमएनए इस वक्त बात कर रहे हैं और बहुत से लोगों की उनसे बात हुई है, कुछ रिपोर्ट हुई है मीडिया में और उनमें से अक्सर का कहना है, जाहिर बात है ऑफ द रिकॉर्ड बातें हो रही है। मसला है कि अपने हलकों में जाके दोबारा वोट मांगने के लिए मुल्क में जो इस वक्त माशी सूरत हाल हुई है, एक तरफ तो महंगाई का तूफान है, लोगों की फीकस आमदनी भी कम हुई है पिछले 3 सालों में। इसके आदादोशुमार हुकूमती आदादोशुमार के मुताबिक है। जब किसी वोटर की आमदनी कम हुई है, जो भी वजह हो, तो आपके ख्याल से वो दोबारा से वोट 10 बार सोचेगा या सोचेगी कि उसी पार्टी को वोट दें। तो एक तो ये बड़ी क्लियर बात है, ऐसी ग्राउंड सिचुएशन जो है वो बिल्कुल पीटीआई के हक में नहीं है। और ईवीएम जो हैं वो उनको बनाने में, इम्प्लीमेंट करने में अगले इलेक्शन तक बहुत मुश्किल होगा। ये आजाद माहिरीन जितने भी हैं इस मामले में वो ये बहुत मुश्किल मंसूबा होगा अगर फर्ज कीजिए सब इस पर मान भी जाए। अभी तो अपोजिशन तो मानती नहीं है, इसके ऊपर और हंगामा और ठड्डा होने का इम्कान है अगर इसको बुलडोज किया गया। अब रही बात आपकी कि क्या है पीटीआई के अंदर आपने खुद जिक्र कर दिया नूर आलम साहब का, परवेज खटक साहब का, अहमद जवाद का। आप देखें इन सब लोगों की जो बातें हैं उससे क्या जाहिर होता है, उससे यही जाहिर होता है ना कि बुनियादी तौर के ऊपर यहाँ पर सब नहीं है और अंदर जो ग्रमलिंग हो रही है उसको कैसे खान साहब मैनेज करते हैं, ये उनकी क़यादत का इम्तिहान है। और बाकी जहाँ तक उनकी हुकूमत की कारकर्दगी है वो सबके सामने, उस पर अब क्या ही कहा जाए। रज़ा रूमी साहब जो वो कह रहे थे कि 18वीं आईनी तरमीम जो फारूक हमीद साहब बात कर रहे हैं वो उसमें तब्दीली आएगी आने वाले टाइम में, उसके ऊपर बात होगी और वो होगी जब 2/3 मेजोरिटी के साथ गवर्नमेंट होगी, क्योंकि इख्तियारात और वसाइल का झगड़ा है विफाक और सूबे के दरमियान। हमने आगाज किया था सूबों और मकामी हुकूमतों में वसाइल के झगड़े और इख्तियार के झगड़े की बात। जी आपके ख्याल में क्या वाकई जो अभी से अगर ये बात हो रही है कि वो 2/3 मेजोरिटी दरकार है और वो इस पीटीआई के थ्रू मुमकिन हो सकेगा उस तरमीम के जरिए, आप ऐसा कुछ फोर्सी कर रहे हैं राइट नाउ आज 2022 की जनवरी में? देखिए ये एक ख्वाहिश होती है, इसका होना तक ठीक है। जिस तक तकरीबन नामुमकिन है, बड़ी मुश्किलों से पीटीआई अगर दूसरा इंतखाब भी जीत जाए तो सादा अक्सरियत से ऊपर नहीं जाएगी और वो डिपेंडेंट रहेगी। ठीक है, आपको दोबारा भी लाइन पे लेते हैं नजर साहब, थोड़ा सा हमें आपको सुनने में भी दिक्कत है। अमीर अब्बास साहब, कुछ अर्सा पहले एप्सोस का एक सर्वे आया जिसमें 55% अफराद ने पीटीआई की कारकर्दगी से पर मायूसी का इजहार किया, इसी तरह 56% ने ऑपोजिशन की कारकर्दगी पर मायूसी का इजहार किया। अब ऊपर हमने बार बार सिस्टम की बात की, इख्तियार की बात की, इतनी बड़ी तादाद में लोग अगर सियासतदान से मायूस हो रहे हैं तो सिस्टम पर सवाल तो उठ रहा है। एक आज भी सर्वे छपा हुआ है, ये वाकई ओरिजिनल सर्वे है, वाकई एक डिस्कनेक्ट बन रहा है एक आम पाकिस्तानी का अपने लीडर के साथ, या बस सर्वेज ही हैं? देखिए मैं तो पहले शुरू में ये बात कर चुका था आयशा कि लोगों का एतमाद इस निज़ाम से उठ चुका है। ये जो इलेक्शन है हर 5 साल के बाद, ये लोग समझते हैं एक ड्रिल है, एक मश्क है जो हर 5 साल के बाद होगी और कुछ लोग वोट देने जाते हैं, कुछ लोग नहीं जाते। हम जानते हैं जितने भी पाकिस्तान के देही इलाके हैं, जितने देही इलाके हैं और दूर दराज इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहां के लोग बहुत कम वोट देने जाते हैं अपनी मर्जी से, अपनी रजा से। हमने खुद देखा है इलेक्शन की कवरेज के दौरान, पोलिंग डे के दिन हमने ये देखा है कि लोग खेतों में काम कर रहे हैं, वो काम करते रहते हैं, लोग भैंसों को चारा डाल रहे हैं, वो डालते रहते हैं, लोग अपने होटल दुकान खोले रखते हैं, वो नहीं वोट देने जाते। उनको वोट देने के लिए लाया जाता है। जो उम्मीदवार होते हैं वो ट्रैक्टर ट्रॉलीज के जरिए से, वो बाकी ट्रांसपोर्ट के जरिए से उनको लाते हैं। अगर उनको ना लाया जाए और आप फिर एक्चुअली देखें कि लोग विलिंगली किस तरह आते हैं वोट देने के लिए, तो आपको जनरल इलेक्शन में पाकिस्तान में जो टर्नओवर है वो कभी भी 25% से ऊपर नजर नहीं आए। एक लोगों को उम्मीद, एक जिसे कहते हैं ना लाइट एट द एंड ऑफ टनल, वो इमरान खान की सूरत में नजर आई थी और लोग जेन्युइनली बाहर निकले थे, इंडिजिनसली बाहर निकले थे और लोगों में जोश खरोश था। और मुआशरे का वो तबका जो डिस्कनेक्ट था पॉलिटिक्स के साथ, वो कह रहे थे भाड़ में जाए सब कुछ, हमारा सब कुछ चल रहा है, हम ठीक है, हमारे पास पैसा है, गाड़ियां हैं, घर है, बाहर के दौरे, हमें कोई जरूरत नहीं है, मुल्क चले ना चले। वो तबका वापस आया पॉलिटिक्स के अंदर, उसने कहा नहीं हमें वोट देना चाहिए, वोट एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे ऊपर ये ऑब्लिगेशन है रियासत की।
आज वो तबका भी कह रहा है कि ये हमारे साथ क्या कर दिया इमरान खान ने। अमीर अब्बास साहब, अगर वाकई मायूसी है तो फिर मुतबादिल क्या है? हम इस मुल्क में सदारती निजाम भी देख चुके हैं, दुनिया भर में पार्लिमानी जमहूरी निजाम मौजूद है। क्या वाकई निजाम का मसला है या निजाम चलाने वालों के साथ मसला है? देखिए, दोनों चीजें, मैन बिहाइंड द गन भी और गन भी। देखिए, जो सदारती निजाम की जब हम बात करते हैं आयशा, तो उसमें हम अमूमन सदारती निजाम की बात कर रहे थे अयूब खान वाले सदारती निजाम। बाबा, अयूब खान का सदारती निजाम कोई लोहे पे लकीर तो नहीं है ना, वो कोई आसमानी सहीफा तो नहीं है कि वही सदारती निजाम होगा। सदारती निजाम अभी जहां पर रजा रमी साहब अमेरिका में, वहां सदारती निजाम नहीं है, और वो जमहूरी सदारती निजाम है। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, सबसे बड़ा जमहूरियत का भाषण अमेरिका देता है पूरी दुनिया को। उस पूरी दुनिया को जमहूरियत उंगली पकड़ के चलना सिखाता है, उसका सदारती निजाम है। इसी तरह से लेटिन अमेरिका बहुत सारे कंट्रीज है, उनके अंदर सदारती निजाम है, और बहुत सारे ममालिक में मुख्तलिफ तरह का निजाम मौजूद है। ऐसा बरतानिया में आप देख लें, हमारे यहाँ जो जमहूरियत हमने बरतानिया से ली है ना, बरतानिया के अंदर किसी भी उनकी जो तीन उनके जो जुज है, किसी का भी गवर्नर नहीं है। नहीं, तो हमें तो कोई भी निजाम मिल जाए, अगर हमने निजाम अपनी से के मुताबिक चलाना है फारूक हमीद साहब, तो फिर तो निजाम का मसला नहीं है, मसला कुछ और है। नहीं, देखें, हमारे चाहे प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो या ये पार्लिमानी निजाम, इन तमाम के वीकनेसेस जो है इन द लास्ट डेकेड जो है ये सामने आए हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि बिल्कुल इस पर डिबेट होना चाहिए प्रेसिडेंशियल सिस्टम के ऊपर, क्योंकि आप भी उस वक्त, सॉरी मैं डायरेक्टली बात कर देता हूँ, आप उस वक्त यू नॉट देयर, आपने नहीं देखा जनरल प्रेसिडेंट अयूब खान का दौर, मैंने पूरा देखा है। और इसी तरह प्रेसिडेंशियल, बिलीव मी, दोस 10 years वो द बेस्ट 10 years जो मैंने अपनी जिंदगी में देखे हैं पाकिस्तान में, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इंडस्ट्रियलाइजेशन पाकिस्तान में, डेकेड ऑफ डेवलपमेंट यहाँ पे हमने उस वक्त किया था। वो तो बाद में फिर वो चीनी थोड़ी महंगी हुई तो एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट और ये तमाम चीजें, जुल्फिकार भुट्टो, ये मामला शुरू हो गए। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम पे डिबेट होना चाहिए, अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए लोगों को। आम आदमी सोशल मीडिया पे इससे डिस्कशन में देखता हूँ आहिस्ता से शुरू होनी चाहिए, ताकि अगर पाकिस्तान में कोई चेंज आना है लॉन्ग रन के लिए, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में बहुत सारी खामी आई है, तो प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी वो वाला सिस्टम में अगर पाकिस्तान के अवाम आइन के मुताबिक आइन में चेंजेस आते हैं वगैरह, जो भी सिस्टम है अगर होता है तो इस पे बात होनी चाहिए। अमीर अब्बास साहब, अच्छा एक पॉइंट में जी कहिए। देखिए, एक बहुत बड़ा फर्क पार्लियामानी जमहूरियत में, इस वेस्टमिनिस्टर डेमोक्रेसी में और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पाकिस्तान के लिहाज से वो ये है कि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर होता है, वो चाहे आज इमरान खान है या माजी के वज़ीर आज़म थे, अनटिल एंड अनलेस वो 2/3 मेजॉरिटी लेकर आए फिर तो ठीक है, जो कि बड़ा मुश्किल है, नामुमकिन की तरह की हद तक है। आपका प्राइम मिनिस्टर हमेशा कॉम्प्रोमाइज रहेगा, वो हमेशा कभी कॉफ लीग, कभी एमकेएम, कभी शेख रशीद, कभी किसी की बैसाखी इस्तेमाल करके वज़ीर आज़म बनेगा। और जब वो कुछ करने की कोशिश करेगा, उसकी ऑपोजिशन भी उसकी टांगें खींचेगी, उसके इत्तेहादी भी उससे नाराज होकर बैठ जाएंगे और अपनी गोलियां लगवाएंगे। प्रेसिडेंट जो होगा वो डायरेक्टली इलेक्ट होकर आएगा, उससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकेगा। हाँ, उस निजाम की कुछ खामी हो सकती है, लेकिन आप उन खामियों को दूर करेगा भाई। आप जब कहते हैं कि ये जो 372 लोग जो आपकी पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए, कौमी असेंबली में और सेनेट में मिला के 400 से ज्यादा लोग, ये किस मर्ज की दवा? इनका काम है कि इस निजाम को टेलर मेड करे। ये कोई आसमानी सही बात तो देखे ना, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा या हमारा, तो फिर तो बहस यहाँ शुरू हो जाएगी ना, आपको कौन सा सदारती निजाम चाहिए? फारूक हमीद साहब अप्रिशिएट कर रहे हैं अयूब खान का सदारती निजाम, वो कहते हैं वो स्टेबिलिटी का एरा था, आप कहते हैं कि अमेरिका से देखें। नहीं, अभी अयूब खान का सदारती निजाम जो है वो देखिए, वो एक दरअसल अयूब खान का निजाम हम इसलिए बुरा लगता है कि अयूब खान एक डिक्टेटर था, वो फील्ड मार्शल था, वो देखा ही नहीं। अमीर अब्बास ने तो निजाम देखा ही नहीं। अमीर अब्बास वाज नॉट बोर्न, हमारे छोटे भाई हैं, ये तो सीन मैंने तो देखा है। बिल्कुल आखिर में आप दोनों से सवाल ये बनता है कि क्या वाकई किसी नए निजाम की जरूरत है, या हादसाती तौर पर हम उस तरफ बढ़ रहे हैं, या प्लानिंग के थ्रू ले जाया जा रहा है? सर, सवाल तो ये है ना, निजाम एक तो मौजूद है, उसको फेलियर की तरफ कौन लेके जा रहा है? 1 by 1 सर प्लीज, मुख्तसर कमेंट। देखिए आयशा, मेरा नहीं ख्याल कि कोई फेलियर की तरफ, जिधर हमारा अमूमन इशारा होता है वो फेलियर की तरफ लेके जा रहे हैं। ये सारे पॉलिटिशियंस जो हैं, ये इनकी आंखों में बटन लगे हुए या बंटे लगे हुए, इनको नजर नहीं आ रहा कि सिस्टम डिस्क्रेडिट हो रहा है और हमारी हरकतों की वजह से हो रहा है। अब वो डिस्क्रेडिट होता अगर बिल्कुल क्रैश हो जाता है, जल जाता है, जैसे सब्जी जल जाती है, तो फिर कोई और आ जाएगा वहां पे, तो फिर ये चीखे मारेंगे। इनको नजर नहीं आ रहा। असल सवाल ये है कि ये सिस्टम आपका अब डिलीवर नहीं कर सकता। इस सिस्टम को आपको चेंज करना है, इसको रिप्लेस करना है, इसको रिफॉर्म करना है। ठीक है, वो आप खुद कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है। फारूक साहब आप भी मुख्तसर कमेंट कर दें। हमने जो पिछले 4 साल में पार्लियामेंट के अंदर देखा है,
लड़ाई मार कुटाई ये तमाम चीजें, और पाकिस्तान के अवाम दे वेरी डिस्टर्ब पार्लियामेंट का माहौल देख के, जिसकी भी गलती है। दूसरा, एहतसाब का सिस्टम जो है वो टोटली कोलैप्स कर गया, इन द सेंस कि वो मामला ही खत्म हो गया। वो जो कुछ हम समझ रहे थे कि मंतकी जाम तक जाएगा वो नहीं हो रहा, तो लोग जो है वो मायूस हैं। लिहाजा प्रेसिडेंशियल सिस्टम, अगर जितने द प्रेसिडेंट विल बी डायरेक्टली इलेक्टेड, जो भी उसका स्ट्रक्चर होगा वगैरह वगैरह, नॉट नेसेसरली वही हो जो कि प्रेसिडेंट अयूब खान के दौर का था, वो तो बेसिक डेमोक्रेट्स का उसका वो भी निजाम था जो नहीं चला। लेकिन बहरहाल इस पे बात होनी चाहिए। जी जी, जल्दी से दे दीजिएगा मेरे पास, अब मेरे पास टाइम खत्म हो गया। आयशा देख ले, एक तरफ आप सदारती निजाम की जब बात करते हैं तो सदारती निजाम तो शाम में भी है बशार अल असद का, हम उसकी तारीफ तो नहीं कर रहे। यहीं से तो बहस शुरू हो जाएगी ना फिर हमारे पास। मैं तो कह रही हूँ आपकी ग्राउंड से भी सियासत ठीक नहीं है, इस पे एक दोबारा नशीत रखेंगे ताकि इसको मजीद कर इस पर गुफ्तगू की जा सके। इस मौजू पर आज मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह।